नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच दिया था। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक ऐसा किरदार जिसका नाम था नटवरलाल, जिसकी जालसाजी की दुनिया में बड़ी इज्जत है। जुर्म से नाता रखने वाला ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा किरदार होगा जिसके नाम और काम के चर्चे हदों को लांघते हुए सरहदों के पार निकल गए। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में उसके कारनामों की कहानियां लिखी तक गई। एक किस्से से उसके कारनामों की कहानी शुरू करना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उससे उसके तेज दिमाग और हाजिर जवाबी का अंदाजा भी हो जाएगा। किस्सा कानपुर की एक अदालत का है और बात 80 के दशक की है। जिस नटवरलाल के किस्से हम सब आंख नाक कान खोलकर सुनते हैं, वो उन दिनों कानपुर की जेल में बंद था और तारीख पर अदालत में पेश किया गया था। उसके कारनामों की लंबी लिस्ट देखने के बाद जज साहब ने उससे पूछ लिया कि ये सब क्यों करते हो, तुम्हें मुजरिम बनना अच्छा लगता है क्या? नटवरलाल उस वक्त जज साहब की बात को सुनकर मुस्कुराया और बड़ी ही शालीनता और तमीज भरे लहजे में जज से कहा, माय लॉर्ड, क्या आपके पास 1 रुपए का नोट है? अगर है तो क्या आप मुझे उसे दे सकते हैं, अगर ऐतराज ना हो तो, और इसमें किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन ना आ रही हो तो। जज ने नटवरलाल की बात सुनी और अपने पर्स से 1 रुपए का नोट निकालकर उसे थमा दिया। नटवरलाल ने वो नोट हाथ में लिया और फिर उसे जेब में रख लिया और नोट को जेब में रखते ही जज से कहा, हुजूर, बस मैं यही करता हूं। मैं किसी से भी उसकी सुविधा के मुताबिक उससे मांगता हूं और वो अपनी सुविधा के हिसाब से मांगी हुई चीज मुझे पकड़ा देता है और मैं उसे अपने पास रख लेता हूं। बस इतने के लिए ही मुझे मुजरिम बना दिया जाता है। नटवरलाल का ये जवाब सुनकर ना सिर्फ जज साहब मुस्कुराए बल्कि अदालत में मौजूद हर शख्स खिलखिलाकर हंस पड़ा। हालांकि जज ने उसको रिहा नहीं किया, लेकिन उसकी सजा में दी जा रही सख्ती को थोड़ा कम जरूर कर दिया। मगर अपने फैसले में ये लिखना नहीं भूले कि मिथिलेश कुमार उर्फ नटवरलाल वाकई बेहद तेज दिमाग के हाजिर जवाब के साथ साथ बातचीत में माहिर भी है, इसलिए ये दूसरे अपराधियों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। इस किस्से से नटवरलाल के साथ आपकी मुलाकात तो हो गई। अब जब मुलाकात की बात शुरू हुई है तो चलिए आपको नटवरलाल से पूरी तरह से मिलवा देते हैं, ताकि ये अंदाजा हो जाए कि ये नटवरलाल क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक और चालाक इंसान था और क्यों उसे ये नाम भी मिला। 1912 को बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पैदा हुआ था और छोटी सी उम्र में उसने अपने कारनामों की झलक दे दी थी। कोई बच्चा अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई खिलाड़ी बनकर नाम कमाता है, तो किसी के हाथ में ऐसा हुनर होता है जिसे सभी दाद देते हैं और सराहते हैं। लेकिन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एक हुनरमंद चोर था। ऐसा हुनरमंद जिसकी चोरी करता था वो भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की नटवरलाल बनने की शुरुआत उसके पड़ोस से ही हुई। हुआ ये कि जब वो छोटा था तो पढ़ने में काफी तेज था। एक बार मिथिलेश के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने एक चेक देकर उसे बैंक से भुनाकर लाने को कहा। वो सिर्फ 10 रुपए का चेक था। उस चेक को देखकर मिथिलेश कुमार की आंखें चमक उठी। चेक में दस्तखत को उसने बड़े गौर से देखा। चेक लेकर बैंक जाने से पहले मिथिलेश कुमार ने दस्तखत की जमकर प्रैक्टिस की और फिर जाकर बैंक से चेक भुना लिया। लेकिन उसके बाद मिथिलेश ने अगले कुछ दिनों में करीब 10 बार बैंक के नकली दस्तखत से 1000 रुपए निकाल लिए। इसका पता जब पड़ोसी को लगा तो उन्होंने बैंक में तफ्तीश की तो पता चला कि नकली दस्तखत वाले चेक से उसी मिथिलेश ने पैसे निकाले हैं। मगर यह देखकर बैंक वाले भी ताज्जुब करने लगे, क्योंकि असली और नकली दस्तखत एकदम हूबहू थे। पड़ोसी ने मिथिलेश के इस कारनामे की जानकारी उसके पिता को दी तो पिता ने मिथिलेश की जमकर पिटाई की, जिससे रूठकर वो कोलकाता चला गया, जो उस समय कलकत्ता कहलाता था। कोलकाता में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं मिथिलेश ने एक काउंट कारोबारी सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। उसके तेज दिमाग की बदौलत कारोबारी ने अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के उसे कह दिया। सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रोज मिथिलेश ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन सेठ ने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया। सेठ का वो इनकार मिथिलेश को अखर गया। उसके बाद उसने उस सेठ को रुई की गांठ की खरीद में
उस वक्त के 4.5 लाख रुपए की चमक लगाई और वहां से भाग निकला। यहां से मिथिलेश कुमार जमाने के लिए नटवरलाल हो गया। कानून की पढ़ाई कर चुके मिथिलेश कुमार को कानून की बारीकियों का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था, लिहाजा उसने कानून की उन कमजोरियों को अपना हथियार बनाया और बड़े बड़े नेताओं और बड़े नामचीन लोगों के नाम से सैकड़ों ठगी की और वारदातों को अंजाम दिया। हालांकि जालसाजी की दुनिया में जब मिथिलेश कुमार उर्फ नटवरलाल नया नया ही था, तभी उसने रेलवे के लोको सेट से कई टन स्टील की चद्दरों का सौदा करना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। वो शायद ऐसा पहला ठग था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लेकर ऐसी ठगी की जिसे सुनकर राजीव गांधी ने भी माथा पकड़ लिया था। असल में उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जबकि उनकी कैबिनेट में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री हुआ करते थे। नटवरलाल कर्नाट प्लेस में एक मशहूर घड़ी की दुकान पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार से पहुंचा, जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, और खुद को नारायण दत्त तिवारी के पीए के तौर पर बताया। वहां दुकान के मालिक से नटवरलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को एक एक घड़ी गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं, लिहाजा सबसे बेहतर घड़ी दिखाओ। नटवरलाल ने दुकान की सबसे बेहतरीन घड़ी को सेलेक्ट किया और करीब 93 घड़ियों का ऑर्डर दे दिया। अगले रोज घड़ियों को ले जाने के वायदे के साथ नटवरलाल उस रोज वहां से चला गया। अगले रोज वो 2 एम्बेसडर गाड़ियों के साथ आया और घड़ियों को लेने के साथ ही साथ वो दुकान के एक मैनेजर को अपने साथ ले गया और साउथ ब्लॉक चला गया। साउथ ब्लॉक में दफ्तर के भीतर जाकर थोड़ी देर बाद वो एक चेक लेकर लौटा, जिस पर 35,935 की रकम लिखी हुई थी। अगले रोज जब घड़ी के दुकान के मालिक ने चेक को बैंक में जमा किया तो पता चला कि वो चेक फर्जी है। दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि वो ठगी का शिकार हो गया। इत्तेफाक से दुकानदार ने नटवरलाल के किस्से भी सुन रखे थे। क्या अजीब इत्तेफाक है कि जिस सिवान जिले से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिश्ता था, उस सिवान से ही नटवरलाल ताल्लुक रखता था। एक बार नटवरलाल को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला जब वो एक दौरे पर सिवान गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात करने के साथ ही नटवरलाल ने अपना हुनर भी दिखा दिया था। नटवरलाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दस्तखत हूबहू करके उन्हें भी चौंका दिया था। नटवरलाल की हिमाकत तो देखिए कि उसने भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि अगर भारत की सरकार उसका साथ दे तो वो देश का सारा कर्ज उतार सकता है। हालांकि उसकी इस चिट्ठी को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया था, मगर उसकी इस हिमाकत की चर्चा उस वक्त की सबसे बड़ी बात मानी जाती है। एक ये भी इत्तेफाक ही था कि सिवान जिले से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ट्रेन पकड़ी और सियासत के रास्ते से होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे और प्रथम पुरुष कहलाए, जबकि उसी सिवान से नटवरलाल ने भी ट्रेन पकड़ी थी और उसने अपनी चालाकी से राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था, और वो भी उस वक्त के राष्ट्रपति के दस्तखत से। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नटवरलाल ने सिर्फ फर्जी तरीके से राष्ट्र भवन ही नहीं बेचा, बल्कि संसद भवन को भी बेच डाला था, और वो भी उस संसद में मौजूद तमाम सांसदों के साथ। जिस वक्त नटवरलाल ने संसद भवन का सौदा किया था, उस वक्त सदन चल रही थी और उसने सदन में मौजूद तमाम सांसदों के साथ संसद भवन का सौदा कर दिया था। सिर्फ संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक ही नहीं, नटवरलाल की धोखाधड़ी सीमित नहीं थी, बल्कि उसने तो दिल्ली का लाल किला 2 बार और आगरा का ताजमहल 3 बार बेचा। यूं तो नटवरलाल ने उस वक्त देश का कोई भी बड़ा ऐसा नाम नहीं था जिसके नाम पर उसने फरेब की रसीद न काटी हो। टाटा बिरला या धीरूभाई अंबानी जैसे लोग भी उसके शिकारों की लिस्ट में शामिल थे। असल में वो इन तमाम बड़े और नामी उद्योगपतियों से समाज सेवी के तौर पर मिलता, बातों की ऐसी चाशनी में उन्हें लपेटता कि मोटा चंदा देकर ही तमाम उद्योगपति उसे अपने यहाँ से जाने देते। नटवरलाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पर देश के 8 राज्यों में ठगी के करीब 100 मामलों में 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। हालांकि नटवरलाल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 बार ही पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन 8 बार वो जेल से भागने में कामयाब भी हो गया था। एक बार उसने अदालत में जो कहा था उसका बयान बहुत मशहूर हुआ था। जज ने नटवरलाल से पूछा कि तुम्हें खुद पर इतना भरोसा कैसे हो जाता है कि तुम लोगों को ठग लेते हो और भाग जाते हो, क्या तुम कानून से भी बड़े हो? इस पर नटवरलाल ने जो जवाब दिया वो बहुत मशहूर हो गया। नटवरलाल ने कहा था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा था कि मुझे लगता था कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, बाकी मैं नहीं जानता उसने मेरी किस्मत में क्या लिखा है।
कहते हैं कि नटवरलाल को जब आखिरी बार 24 जून 1996 में दिल्ली में देखा गया था, उस वक्त उसकी उम्र 84 साल की थी और उसके पुलिस वालों को चकमा देकर भागने का यह किस्सा भी कम मशहूर नहीं है। असल में कानपुर जेल में बंद हुए नटवरलाल को 3.5 साल गुजर चुके थे और इस दौरान वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसके पैरों का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी कि उसके पैरों का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया जाए। जेल प्रशासन ने उसकी ये बात मान ली और उसे इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया। इलाज के बाद वो व्हील चेयर में बैठकर ही दिल्ली से कानपुर भेजा जा रहा था। उस वक्त उसके साथ 3 पुलिस वाले थे। स्टेशन पर उसने एक पुलिस वाले से सिरदर्द की गोली लाने को कहा। पुलिस वाला उसके लिए दवा लेने स्टेशन के बाहर चला गया। तब उसने दूसरे पुलिस वाले से चाय पिलाने को कहा। दूसरा पुलिस वाला चाय लेने चला गया। तब उसने तीसरे पुलिस वाले से वॉशरूम जाने की इच्छा जताई। जैसे ही पुलिस वाला उसे लेकर वॉशरूम की तरफ गया तो भीड़ में नटवरलाल अचानक न जाने कहां गुम हो गया। पुलिस वालों ने पूरा स्टेशन छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। कहा तो यहां तक जाता है कि उसने दिल्ली स्टेशन से भागने का प्लान 3 साल पहले ही कानपुर जेल में ही बना लिया था और उसका चल ना पाना असल में उसकी उसी प्लानिंग का हिस्सा था। कहा जाता है कि नटवरलाल 1996 में ही एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद में नटवरलाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया था कि रांची में ही नटवरलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन पुलिस महकमा इस बात को आज तक मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।